हेलो दोस्तों, वेलकम टू विधिकपीडिया। विधिकपीडिया पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऑफेंसिव ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग। तो सेक्शन 403 जो है वो इंडियन पिनल कोड का वो डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। तो अगर कोई व्यक्ति मिसअप्रोप्रिएट करता है या कन्वर्ट करता है अपने खुद के यूज के लिए कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो व्यक्ति को 2 साल तक का कारावास या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकता है। और इसके जो एसेंशियल कंडीशंस की बात करें तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के एसेंशियल कंडीशन है पहला, डिसऑनेस्टली, मतलब किसी रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस के लिए के इंटेंशन के साथ कोई काम करना। दूसरा मिसअप्रोप्रिएशन या कन्वर्जन। तीसरा खुद के पर्सनल यूज के लिए। और चौथा मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए सेक्शन 22 के अंतर्गत। इसके इलिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला इलिस्ट्रेशन है ए जो है वो जेड की प्रॉपर्टी को जेड के पोजेशन से ले लेता है गुड फेथ में, ये सोचते हुए कि जब वो प्रॉपर्टी ले रहा है वो प्रॉपर्टी उसकी खुद की है। ए थेफ्ट के लिए गिल्टी नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर ए अपनी मिस्टेक जानने के बाद भी डिसऑनेस्टली उस प्रॉपर्टी को अप्रोप्रिएट करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत ऑफेंस क्रिएट करता है, गिल्टी होता है। दूसरा इलिस्ट्रेशन है ए जेड के साथ फ्रेंडली टर्म्स में है और वो जेड की लाइब्रेरी में जाता है जेड की एब्सेंस में और वहां से एक बुक बिना जेड के कंसेंट के उठा लेता है। तो यहाँ ए जो है उसका कि जेड का इम्प्लाइड कंसेंट है कि वो उस बुक को रीडिंग पर्पस के लिए ले सके। लेकिन ए ने थेफ्ट कमिट नहीं किया होता है यहाँ। लेकिन उसके बाद अगर ए उस बुक को बेच देता है खुद के बेनिफिट के लिए, तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत गिल्टी माना जाएगा। ऐसा ही एक और इलिस्ट्रेशन देखते हैं। तो ए और बी ज्वाइंट ओनर है किसी घोड़े के और ए जो है वो घोड़े को अपने साथ ले जाता है बी के पोजीशन से दूर, इस इंटेंशन से कि वो उसको इस्तेमाल करेगा। लेकिन यहाँ ए के पास भी खुद राइट है उस हॉर्स को रखने का, इस्तेमाल करने का। तो वो डिसऑनेस्टली लेकिन जब वो उसको डिसऑनेस्टली बेचने की कोशिश करता है और अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करता है और पूरा जो उससे जो प्रॉफिट होता है वो खुद के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत गिल्टी माना जाएगा। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन वन पे। तो एक्सप्लेनेशन वन कहता है कि एक डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन जो है एक टाइम पे वो भी मिस अप्रोप्रिएशन कहाएगा इस सेक्शन के अंतर्गत। इलिस्ट्रेशन के लिए ए जो है वो एक प्रोमिसरी नोट पाता है जो कि जेड का होता है और जो कि ब्लैंक भी होता है एंडोर्समेंट। उसके बाद ए उस प्रोमिसरी नोट को जो कि जेड का है उसको प्लेज कर देता है एक बैंकर के पास सिक्योरिटी के रूप में एक लोन के, और उसको फ्यूचर टाइम में रिस्टोर करने की सोचता है जेड के साथ। तो ए ने इस सेक्शन के अंतर्गत ऑफेंस कमिट किया है। एक्सप्लेनेशन टू, एक पर्सन अगर कोई प्रॉपर्टी पाता है जो किसी और पर्सन के पोजीशन में नहीं है और उस प्रॉपर्टी को इस पर्पज से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और उसको रिस्टोर करने की उस ओनर को, और उसको मिसअप्रोप्रिएट नहीं करता है डिसऑनेस्टली, तो वो गिल्टी नहीं होगा इस ऑफेंस का। लेकिन अगर वो गिल्टी माना जाएगा इस ऑफेंस के अंतर्गत अगर वो उसको अप्रोप्रिएट करता है अपने खुद के यूज़ के लिए, जब उसको पता चलता है या उसको ओनर के बारे में जानकारी मिलती है और उसको ये प्रॉपर टाइम नहीं देता है ओनर को कि वो प्रॉपर्टी को अपने क्लेम कर सके। ये रीजनेबल मीन्स क्या है और रीजनेबल टाइम क्या है, वो एक क्वेश्चन है फैक्ट का इस केस में। तो ये नेसेसरी नहीं है कि जो फाइंडर है उसको ये पता हो कि रियल ओनर कौन है प्रॉपर्टी का और पर्टिकुलर पर्सन कौन है ओनर इस प्रॉपर्टी का। इतना ही काफ़ी है कि जब वो उस प्रॉपर्टी को अप्रोप्रिएट कर रहा है उसको ये पता ना हो कि ये उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, या फिर गुड फेथ में उसको ये यकीन हो कि इसका रियल ओनर नहीं पाया जा सका है। इस इलिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला इलिस्ट्रेशन कहता है कि ए जो है उसको हाई रोड पे कुछ पैसे मिलते हैं कि ये पैसे किसके हैं उसको ये नहीं पता होता है और वो उस पैसे को उठा लेता है। ए कोई ऑफेंस नहीं क्रिएट करता है इस सेक्शन के अंतर्गत। दूसरे इलिस्ट्रेशन में ए को एक लेटर मिलता है रोड पे एक बैंक नोट का। वहाँ वो जब डायरेक्शन और कंटेंट्स पढ़ता है उस लेटर के तो उससे उसको पता चल जाता है कि ये नोट किसका है। तो वो उस नोट को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करता है, तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत एक ऑफेंस का गिल्टी होता है। ऐसे ही कुछ अन्य इलिस्ट्रेशन है जिसको आप स्वयं पढ़ सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं।
जैसे कि एक और इलिस्ट्रेशन जान लेते हैं कि ए रास्ते में चल रहा होता है और उसको एक वैल्यूएबल रिंग मिलती है और उसको ये नहीं पता होता है कि ये रिंग किसकी है। ए उसको इमीडिएटली बेच देता है बिना ये कोशिश किए हुए कि उसका रियल ओनर कौन है। तो ए जो है वो इस सेक्शन के अंतर्गत गिल्टी माना जाएगा ऑफेंस का। सेक्शन 404 ये बात करता है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन की प्रॉपर्टी के, जो कि एक डिफीस्ड पर्सन का है उसके डेथ के वक्त। तो अगर कोई भी व्यक्ति ऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करता है या कन्वर्ट करता है किसी प्रॉपर्टी को अपने खुद के यूज के लिए, ये जानते हुए कि ये प्रॉपर्टी उसके पोजीशन में नहीं थी, ये मत और वो उस डिसीज पर्सन के पोजीशन में थी जब वो पर्सन मरा था, और उसके बाद से ये वो किसी और पर्सन के लीगली पोजीशन में नहीं है, तो उस व्यक्ति को जो है पनिशमेंट 3 साल तक की या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकता है। और ये पनिशमेंट जो है वो 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है अगर वो जो ऑफेंडर है उस वक्त वो उस डिसीज पर्सन का एम्प्लॉयड किया गया हो उस डिसीज पर्सन द्वारा, यानी कि उसका कोई क्लर्क या सर्वेंट हो। इलिस्ट्रेशन के लिए जेड जो है वो एक फर्नीचर और मनी के पोजीशन में मर जाता है, मतलब उसके जेड के पास पोजीशन होता है एक फर्नीचर और मनी का और वो मर जाता है। उसका जो सर्वेंट ए है वो किसी और पर्सन के पोजीशन में है, जो जो उसके लिए एंटाइटल्ड है उसको डिसऑनेस्टली में अप्रोप्रिएट कर देता है। तो ए जो है वो इस सेक्शन के अंतर्गत ऑफेंस कमिट करता है और उसको गिल्टी माना जाएगा। तो अब आते हैं सेक्शन 405 पे, ये बात करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की। तो अगर कोई भी व्यक्ति जिसको एंट्रस्ट किया गया किसी प्रॉपर्टी को लेकर या किसी डोमिनियन दिया गया किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, वो डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करता है, कन्वर्ट करता है उसको खुद के यूज के लिए उस प्रॉपर्टी को, डिसऑनेस्टली उसको डिस्पोज करने की कोशिश करता है प्रॉपर्टी को वायलेशन ऑफ डायरेक्शन में जो प्रिस्क्राइब मोड में कहा गया उसके वायलेट करते हुए, तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है। एक्सप्लेनेशन के लिए एक्सप्लेनेशन वन, एक पर्सन जो कि एम्प्लॉयर है किसी इस्टेब्लिशमेंट का और वो अपने एम्प्लॉयज के कंट्रीब्यूशन को डिडक्ट करता है वेजेस में से, कि वो क्रेडिट करेगा उसको प्रोविडेंट फंड और फैमिली पेंशन फंड में, जो कि इस्टेब्लिश किया गया है लॉ द्वारा टाइम टू टाइम, और उसको ये इंटरेस्ट किया जाता है कि वो ये अमाउंट कंट्रीब्यूट करे, लेकिन वो डिडक्ट करता है वो पैसे और वो पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कर जाता है। तो लॉ के अंतर्गत ये माना जाएगा कि वो डिसऑनेस्टली उस अमाउंट को यूज़ कर चुका है और वो लॉ का वायलेट कर रहा है। एक्सप्लेनेशन टू, एक पर्सन जो कि एम्प्लॉयर है जो अपने एम्प्लॉयज के कंट्रीब्यूशन उनके वेजेस में से डिडक्ट करता है ईएसआईसी में डालने के लिए, और वो पेमेंट वक्त पर नहीं कर पाता और उसको वो डिफॉल्ट कर जाता है वो पे करने में, तो ये माना जाएगा कि वो जो पर्सन है उसने डिसऑनेस्टली उस अमाउंट को यूज़ कर लिया है और उस लॉ के अंतर्गत जो कि डायरेक्शन उसको दिया गया था। इलिस्ट्रेशंस की बात करें तो पहला इलिस्ट्रेशन है ए, एक एग्जीक्यूटर है विल का किसी डिसीज्ड पर्सन के, वो डिसऑनेस्टली डिसऑबे करता है लॉ को, जो उसको डायरेक्ट करता है कि वो डिवाइड करे प्रॉपर्टी विल के अकॉर्डिंग, और वो अप्रोप्रिएट करता है उसको खुद के पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है। दूसरा इलिस्ट्रेशन है ए, एक वेयर हाउस कीपर है। जेड जो है वो एक जर्नी पे जा रहा होता है और वो अपने फर्नीचर को ए के जिम्मेदारी पे छोड़ के जाता है। ए एक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत रिटर्न कर देगा जब वो पेमेंट कर देगा स्टिपुलेटेड सम ऑफ वेयर हाउस रूम का, तो ए जो है उसको डिसऑनेस्टली बेच देता है, तो ए जो है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है। ऐसे ही कुछ अन्य इलिस्ट्रेशंस है जो अगर आप एक बार देख के समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि एक और इलिस्ट्रेशन हम देख लें तो ए एक कैरियर है जो कि जेड द्वारा इंटरेस्ट किया जाता है कि वो प्रॉपर्टी किसी लैंड या फिर वाटर द्वारा वो कैरी किया जा सके। ए उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट कर देता है, तो ये ए जो है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है। अब आते हैं सेक्शन 415 पे, जो कि चीटिंग की बात करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को डिसीव करता है फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है कि वो प्रॉपर्टी डिलीवर करे उस पर्सन को, और कि वो पर्सन उसको प्रॉपर्टी को अपने पास रखेगा, और वो और वो कार्य करने से चूक जाता है, मतलब वो कार्य नहीं करता है जिसको वो उसको करने के लिए करना चाहिए था, और वो उसको डिसीव कर देता है उस व्यक्ति को, जिसकी वजह से उस जो व्यक्ति है उसको हार्म हो जाता है, या उसके प्रॉपर्टी को, माइंड को, रेपुटेशन को या फिर बॉडी को।
तो ये चीट कहलाएगा। एक मतलब एक्सप्लेनेशन के लिए एक डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट जो है वो डिसेप्शन के अंतर्गत आता है इस सेक्शन के अंदर। इलिस्ट्रेशन के लिए पहला इलिस्ट्रेशन है, ए फॉल्सली प्रिटेंड करता है कि वो एक सिविल सर्विस में है और वो इंटेंशनली जेड को डिसीव करता है और जेड को इंड्यूस करता है कि वो क्रेडिट पे उसको सामान दे और वो उसको पे करने की कोशिश और वो उसको पे नहीं करेगा। तो ए यहाँ चीट करता है। ए दूसरा इलिस्ट्रेशन में ए जो है वो काउंटरफेट मार्क आर्टिकल पर डाल के इंटेंशनली डिसीव करता है जेड को कि वो बिलीव करे कि जो आर्टिकल जो है वो पहले वो एक असली मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाया गया और वो डिसऑनेस्टली जेड को वो बाय करने के लिए कहता है और वो पे कर देता है जेड उसके लिए। तो ए यहाँ चीटिंग करता है। ऐसे ही कुछ अन्य इलिस्ट्रेशन भी है जो आप देख सकते हैं इस स्लाइड्स में। अब आते हैं सेक्शन 416 पे जो कि चीटिंग बाय पर्सनेशन की बात करता है। एक पर्सन जो है वो चीट करता है पर्सनेशन द्वारा अगर वो ये प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि वो कोई और पर्सन है, ये जानते हुए कि वो व्यक्ति नहीं है और वो किसी और व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, किसी जो वो असली में नहीं होता है या फिर जो रियल में है वो नहीं दिखाता है। इलिस्ट्रेशन के लिए ए चीट करता है ये प्रिटेंड करके कि वो एक नाम का रिच बैंकर है, तो ए पर्सनेशन से चीट करता है। दूसरा ए जो है चीट करता है प्रिटेंड करने की बी होने की जो कि एक डिसीज पर्सन, तो ए यहाँ चीट करता है पर्सनेशन द्वारा। अगला है सेक्शन 420 जो कि चीटिंग और डिसऑनेस्टी की बात करता है किसी प्रॉपर्टी के डिलीवरी से रिलेटेड। तो अगर कोई भी व्यक्ति चीट करता है डिसऑने और उसके कारण डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है पर्सन को जिसको डिसीव किया गया कि वो कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करे किसी व्यक्ति को और एक अल्टर करे या डिस्ट्रॉय करे होल या कोई एक पार्ट ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी के और एनीथिंग जो कि फाइंड और फील्ड हो जो कि कन्वर्ट किया जा सकता है किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, तो उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकता है। अब आते हैं कुछ केस लॉ पे। तो पहला केस लॉ है जय किशन दास मनोहर दास देसाई वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में जो एक जय किशन दास मनोहर दास था वो मैनेजिंग डायरेक्टर था एक कंपनी का और जो सेकंड अपलेंट था वो डायरेक्टर था, टेक्निकल एक्सपर्ट था क्लॉथ डाइंग कंपनी का पारिक डाइंग के नाम से। जो कंपनी है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में आती है टेक्सटाइल कमिश्नर के साथ कि वो जो डाई है वो लार्ज क्वांटिटी में क्लॉथ का वो सप्लाई करेगी कंपनी को उस पर्पस के लिए और उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ जो है वो डाई किए जाते हैं और डिलीवर किया जाता है टेक्सटाइल कमिश्नर को कंपनी द्वारा, बट वो फेल कर जाते हैं बैलेंस क्लॉथ पहुंचाने के लिए जो कि उनके पोजेशन में होता है और टेक्सटाइल कमिश्नर को वो नहीं पहुंचाया जाता है रिपीटेड रिमांड्स के बाद भी। अल्टीमेटली जो दो अप्लेंट है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंतर्गत सेक्शन 409 के अंतर प्रोसिक्यूट किए जाते हैं और सेक्शन 34 के अंतर्गत भी। इस केस में कोर्ट ये डिसाइड करता है कि कोर्ट वो अपील को डिसमिस कर देता है और जो कन्विक्शन है दोनों व्यक्ति का सेक्शन 409 और सेक्शन 34 के अंतर्गत हाई कोर्ट का वो जस्टिफाई करता है और एक्सेप्ट करता है कि फर्स्ट एप्लीएंट का जो है डोमिनियन था उस प्रॉपर्टी के ऊपर। अगला केस लॉ है महादेव प्रसाद वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में जो महादेव प्रसाद है वो एग्री कर जाते हैं परचेज करने के लिए कंप्लेनेंट दुलीचंद खेड़िया के 25 इनगट स्टीन के 5 मई 1951 को प्राइस जो है वो पे कर दिया जाता है एपेलेंट द्वारा डिलीवरी के। जो एपेलेंट है वो डिलीवरी ले लेता है इन गॉड्स का, बट जो वहाँ का जमादार है उसको वेट करवाता रहता है और उसको प्राइस नहीं देता है। तो जो जमादार है एक काफ़ी वक्त तक वहाँ वेट करता है और अपेलेंट जो है वो वहाँ से चला जाता है और डिड नॉट और वो वापस नहीं आता है और जमादार भी अल्टीमेटली चला जाता है वहाँ से और कंप्लेनेंट को रिपोर्ट करता है कि उसको पेमेंट नहीं मिला उस इनगट्स का और उन्होंने डिलीवरी ले ली अपेलेंट ने। इस केस में कोर्ट ये डिसाइड करता है कि यहाँ कोई मिसकैलकुलेशन का क्वेश्चन ही नहीं उठता है और उसको कैश पे करना था डिलीवरी के वक्त और उसको ये पूरा पता था कि उसके कमिटमेंट्स क्या है और उसको कितना पैसा देना है।
तो इस केस में वो सुप्रीम कोर्ट बाकी कोर्ट्स के डिसीजन को अपहेल्ड करता है और उसको गिल्टी मानता है सेक्शन 420 के अंतर्गत इंडियन पिनल कोड के। अगला केस लो है अखिल किशोर राम वर्सेस एम्पर। इस केस में अखिल किशोर राम एक बिजनेस चला रहा होता है और वो एक गुप्त मंत्र एडवर्टाइज करता है कि कोई भी कार्य जो हो वो पर्सन की डिजायर वो पूरी हो जाएगी अगर इस मंत्र को 7 बार पढ़े, जो अगर वो लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं हो। एक वशीकरण मंत्र की बेसिकली इस केस में बात की जाती है और 100 रुपए इनाम दिया जाता है अगर ये काम नहीं, मतलब काम ना करे वो मंत्र और ये फेल कर जाए। तो इस केस में जो है जो कोर्ट है वो डिसाइड करता है कि ये जो अखिल किशोर राम है वो कन्विक्ट है चीटिंग का। अगला केस लो है श्री भगवान एस वीवी महाराज वर्सेस स्टेट ऑफ एपी। इस केस में जो श्री भगवान एस वीवी महाराज हैं वो डिवाइन हीलिंग पावर रिप्रेजेंट करते हैं अपने टचेस से या किसी क्रॉनिक डिजीज के लिए। कंप्लेनेंट जो है वो अप्रोच करता है उनके पास अपने 15 साल के बेटी को लेके और जो कि डम्ब होती है और अपेलेंट जो है वो एश्योर करवाता है कि वो लिटिल गर्ल जो है वो उसको क्योर कर देगा अपने डिवाइन पावर से और वो 1 लाख रुपए कंसिडरेशन के रूप में मांगता है और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 10,000 रुपए थी और वो बार्गेनिंग के बाद 5,000 हो जाती है। कंप्लेनेंट जो है वो पैसा भर देता है और उसके बाद जो है फर्दर अमाउंट उसको पहुंचा देता है और बाद में जो अपने डम चाइल्ड के इम्प्रूवमेंट का वेट कर रहा होता है लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है उसको। और इसके बाद ये न्यूज़ आती है कि उसने कई और व्यक्ति को भी चीट किया होता है इस तरीके से और उसने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा ऐसे अर्न कर लिए होते हैं। तो इसके बाद जो कंप्लेनेंट को रियलाइज होता है कि उसके साथ फ्रॉड कमिट हुआ है और वो पुलिस में चीटिंग का केस फाइल करता है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करता है कि पुलिस का पावर होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करे और अपने फाइनल रिपोर्ट के बाद वो रिकॉग्नाइज किया जाता है सेक्शन 173(8) के सीआरपीसी के अंतर्गत। तो इन अफॉर्फेड रीजंस के कारण जो है कोर्ट कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता जो कि मजिस्ट्रेट द्वारा पास किया गया, तो अपील जो है वो अकॉर्डिंगली डिसमिस कर दी जाती है। तो दोस्तों ये था एक डिटेल्ड वीडियो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन या फिर चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें अपने सहपाठियों के साथ। और विधिकपीडिया को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। विधिकपीडिया को देखने के लिए धन्यवाद।